किचन विंग में कदम रखते ही दिया लगभग बदहवास होकर चेंजिंग रूम की तरफ भागी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो छाती चीर कर बाहर आ जाएगा। उसने कांपते हाथों से जल्दी जल्दी रियांश का वो कोट अपनी कमर से खोला, उसे एक तरफ रखा और फटाफट अपने सफेद सूट में आ गई। इस हड़बड़ाहट में उसका दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था। वह बिना किसी से एक शब्द बोले, बिना प्रिया को बताए, चोरों की तरह चुपचाप उस आलीशान बिल्डिंग के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। दिया जब भागते भागते हौफती हुई पास के बस स्टैंड पर पहुंची, तब जाकर उसकी जान में जान आई। बस में बैठते ही उसने खिड़की से बाहर देखा, पर उसका दिमाग सुन्न था। राह रहकर उसकी आंखों के सामने वही सारे पल घूम रहे थे। उस टाइट ड्रेस का अचानक फट जाना, उस हैंडसम इंसान का उसकी छाती पर लगे बैच को देखना, उसका भयंकर गुस्से में तमाचा जड़ देना, और फिर कॉरिडोर में उसी लड़के का आकर अपना कोट बांधना। पूरा रास्ता दिया बस इन्हीं ख्यालों में खोई रही और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका स्टॉप आ गया। वह जैसे तैसे अपने घर पहुंची। पैर जवाब दे चुके थे। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और सीधे जाकर बिस्तर पर औंधे मुंह लेट गई। वह इतनी थकी और डरी हुई थी कि बस शून्य में देखती रही। करीब 2 घंटे बीत चुके थे। शाम ढलने लगी थी, तभी अचानक दरवाजे पर एक जोरदार और गुस्से से भरी दस्तक हुई। धड़ धड़ धड़। दिया झटके से उठ बैठी। उसने घबराते हुए जाकर जैसे ही गेट खोला, सामने माया खड़ी थी। माया का चेहरा गुस्से से बिल्कुल तमतमाया हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं। माया बिना कुछ बोले तूफान की तरह कमरे के अंदर आई और पागल की तरह इधर उधर कुछ ढूंढने लगी, मानो उसे कोई हथियार चाहिए हो। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पानी के एक खाली कांच के गिलास पर पड़ी। माया ने उस कांच के गिलास को हवा में उठाया और पूरी ताकत से चिल्लाई, दिया की बच्ची, आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आज मरेगी तू। माया का यह खूंखार रूप देख कर दिया कि होश उड़ गए। वह जान बचाने के लिए कमरे में बेड और सोफे के चक्कर काटते हुए इधर उधर भागने लगी। दिया भागते भागते हाँफते हुए रोने वाली आवाज में बोली, पर माया, मेरी बात तो सुन, मैंने ऐसा क्या किया है? तू इस कांच के गिलास से मुझे क्यों मारना चाहती है? पहले बता तो सही। दिया की यह बात सुनते ही माया के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपने हाथ में पकड़ा वो कांच का गिलास पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। छननन। कांच के सैकड़ों टुकड़े पूरे फर्श पर बिखर गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह किचन में टूटे थे। माया गुस्से से हाँफती हुई चिल्लाई, पूछती है कि क्या किया है? एक नंबर की कमीनी है तू दिया, धोखेबाज। मुझे क्या पता था कि अपनी मदद के बहाने मैं अपनी आस्तीन में सांप पाल रही हूं। अरे पहले ही दिन, सिर्फ एक ही दिन तुम मेरी जगह उस होटल में गई थी और वहां तूने ऐसा कौन सा गुल खिलाया कि उन्होंने सीधे मुझे नौकरी से लात मारकर बाहर निकाल दिया? और वो 50 लाख का जुर्माना जो मुझ पर ठोक दिया है, वो अलग। माया ने अपना सिर पकड़ लिया और रोते हुए फर्श पर बैठ गई। 50 लाख रुपए दिया, मेरी 7 पुश्तें भी मिलकर यह रकम नहीं चुका पाएंगी। तूने बर्बाद कर दिया मुझे। दिया वहीं दीवार से सटकर खड़ी रह गई। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उसे अब समझ आया कि रुद्रांश ने माया के नाम का बैच देखकर सीधे माया पर ही एक्शन ले लिया था। बेकसूर माया इस वक्त दिया के किए की सजा भुगत रही थी। दिया ने आगे बढ़कर रोती हुई माया को गले से लगाया और उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगी। वह अपनी सफाई में कुछ कहना ही चाहती थी कि तभी अचानक माया के फोन की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर चमकते उस नंबर को देखते ही माया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाया। उधर से जो भी बात कही गई उसे सुनकर माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बिना एक पल गंवाए झटके से दिया के चंगुल से छूटी और पागल की तरह दरवाजे की तरफ भाग खड़ी हुई। दिया पीछे से चिल्लाती रही, माया रुक, क्या हुआ, किसका फोन है, बात तो सुन। पर माया ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वह रोती और चीखती हुई सीधे वहां से भाग गई। माया के जाने के बाद दिया का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठने लगा। उसने एक के बाद एक माया को दर्जनों कॉल किए, पर हर बार फोन बजता रहा और माया ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। 50 लाख का जुर्माना, नौकरी का जाना और माया का इस तरह गायब होना, इन सब चिंताओं और खौफ के बीच कब रात बीत गई और कब सुबह की पहली किरण आ गई, दिया को पता ही नहीं चला। वह पूरी रात बिस्तर पर बैठी बस रोती और दुआएं मांगती रही। अगले दिन ठीक दोपहर के 12 बज रहे थे। आर केबिन का भारी महोगनी दरवाजा एक झटके से खुला और साक्षात काल की तरह रुद्रांश ने अंदर कदम रखा। वह अभी अभी दुबई के सेमिनार से सीधे ऑफिस लौटा था। उसका चेहरा कल से भी ज्यादा सख्त और खूंखार लग रहा था। जैसे ही रुद्रांश अंदर आया, वहां खड़े आर्यन को ऐसा लगा मानो उसके पूरे शरीर से एक झटके में जान ही निकल गई हो। उसके गाल अभी भी कल की मार की वजह से थोड़े सूजे हुए थे, पर इस वक्त वह अपने से ज्यादा उस मासूम सी दिखने वाली लड़की के लिए फिक्रमंद था जिसे वह माया समझ रहा था। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि काश सर उस लड़की का हाथ काटने का हुक्म वापस ले लें। रुद्रांश अपनी आलीशान घूमती हुई चेयर पर बैठा। उसने अपने कोट के बटन खोले, टेबल पर दोनों हाथ टिकाए और अपनी उस गहरी जानलेवा आवाज में सीधे आर्यन से पूछा,
कहाँ है मिस माया? दरअसल आर्यन ने आज सुबह ही माया को जॉब पर बुलाया था ताकि 50 लाख के जुर्माने का सेटलमेंट किया जा सके और सर के हुक्म को पूरा किया जा सके। रुद्रांश का सवाल सुनते ही आर्यन ने डर से कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और तुरंत किचन मैनेजमेंट हेड रोमी को कॉल मिलाकर कहा, रोमी, मिस माया को तुरंत बड़े सर के केबिन में भेजो। करीब 6 मिनट बीत चुके थे। केबिन का हर एक सेकंड आर्यन के लिए 1 साल जैसा भारी था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और असली माया केबिन के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही माया अंदर आई, दीवार के पास खड़े आर्यन की नजर सीधे उस पर गई। माया को देखते ही आर्यन का माथा ठनका। वह थोड़ा चौंक गया। माया ने नियमों के मुताबिक अपने चेहरे पर वो मास्क लगा रखा था, लेकिन फिर भी कुछ तो था जो बिल्कुल बदल चुका था। आर्यन ने बहुत ध्यान से माया को ऊपर से नीचे तक देखा और अपने मन ही मन बुदबुदाया, अरे ये क्या माजरा है? इस लड़की की आंखें आज कुछ अलग क्यों लग रही हैं? कल तो इसकी आंखों में एक अजीब सी हिरनी जैसी मासूमियत और डर था, पर आज इसकी आंखों में वो बात नहीं है। और इसका शरीर भी कल के मुकाबले काफी पतला और स्लिम लग रहा है। ये क्या चक्कर है भाई? क्या एक ही रात में कोई लड़की इतनी पतली हो सकती है, या फिर कल इसके कपड़े कुछ ज्यादा ही फैल गए थे जो ये इतनी भारी लग रही थी? आर्यन के दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा था। वह उलझन में था कि सामने खड़ी लड़की वही है जिसने कल रुद्रांश को थप्पड़ मारा था, या फिर यह कोई और है। तभी रुद्रांश ने अपनी ठंडी और कातिलाना नजरें डायरी से उठाईं और सीधे सामने खड़ी माया के चेहरे पर गाड़ दी। केबिन का तापमान जैसे पल भर में -डिग्री में चला गया। केबिन के अंदर का सन्नाटा अब किसी गहरी खाई की तरह डरावना हो चुका था। रुद्रांश की तीखी और बाज जैसी आंखें सामने खड़ी माया पर टिकी थीं। उसने भी ठीक वही बात नोटिस की थी जो आर्यन ने की थी। इस लड़की का कद काठी, इसका हाव भाव और इसकी आंखें कल वाली लड़की से कोसों दूर थीं। पूरे DR3 एम्पेयर में ये बात सब जानते थे कि रुद्रांश अपने पीए आर्यन के अलावा किसी भी ऐरे गहरे एम्प्लॉय से सीधे मुंह बात नहीं करता था। लेकिन आज उसका गुस्सा और उसका शक इस कदर बढ़ चुका था कि उसने सालों पुराना अपना यह सख्त उसूल पल भर में तोड़ दिया। रुद्रांश अपनी चेयर से खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर साक्षात यमराज का साया था। उसने अपने फेफड़ों की पूरी ताकत समेटकर एक गरजती हुई कड़क आवाज में सीधे माया से पूछा, कौन हो तुम? वह आवाज इतनी भयानक थी कि केबिन के शीशे तक थरथरा उठे। माया का पूरा बदन डर के मारे कांप गया। उसके पैरों की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। उसे समझ ही नहीं आया कि बड़े बॉस अचानक उस पर इस कदर क्यों चिल्ला रहे हैं। रुद्रांश ने अपनी जलती हुई आंखों से आर्यन की तरफ इशारा किया। बॉस का इशारा पाते ही आर्यन तुरंत तेजी से कदम बढ़ाता हुआ माया के बिल्कुल करीब आया। आर्यन की आंखों में भी इस वक्त गहरी उलझन और गुस्सा था। उसने माया के चेहरे के बिल्कुल पास आकर कड़क लहजे में पूछा, जवाब दो, कौन हो तुम? माया ने अपनी कांपती हुई सूखी थूक को निगला और खुद को संभालते हुए डरती हुई आवाज में बोली, यस सर, मैं माया हूं, हेड शेफ माया। यह सुनते ही आर्यन का पारा चढ़ गया। वह जोर से चिल्लाया, झूठ, बिल्कुल सफेद झूठ, तुम माया नहीं हो सकती। अगर तुम सच कह रही हो तो इसी वक्त अपना यह मास्क हटाओ। माया बुरी तरह डर चुकी थी। 50 लाख का जुर्माना, ऊपर से बॉस का यह रूप। उसने कांपते और ठंडे पड़ चुके हाथों से अपने चेहरे की डोरियां खोली और धीरे से अपना शेफ मास्क नीचे खींच दिया। जैसे ही मास्क हटा, पूरे केबिन में एक सन्नाटा पसर गया। आर्यन और रुद्रांश दोनों के दोनों एक साथ गहरे सदमे में आ गए। सामने खड़ी लड़की का चेहरा बिल्कुल अलग था। ये वो चेहरा ही नहीं था जिसके गालों पर कल शर्म थी और जिसने रुद्रांश के चेहरे पर 5 उंगलियों का निशान छापा था। आर्यन के होश उड़ गए। वह अपनी आंखें फाड़कर माया को देखते हुए चिल्लाया, ये क्या बकवास है? कल जो लड़की इस केबिन में खाना लेकर आई थी, जिसने वो ग्रिल्ड सैंडविच बनाया था, वो तुम नहीं थी। अगर तुम असली माया हो तो कल तुम्हारी जगह यहां आने वाली वो लड़की कौन थी? आर्यन के मुंह से यह बात सुनते ही माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग की नसें फटने लगीं। उसे अब जाकर समझ आया कि कल दिया ने सिर्फ कोई छोटी मोटी गलती नहीं की थी, बल्कि उसने यहां आकर कोई बहुत बड़ा और भयानक कांड कर दिया है। माया का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वह मन ही मन बुरी तरह घबरा गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? दिया ने कल ऐसा क्या कर दिया जो बड़े सर इस कदर भड़के हुए हैं? और अब मैं क्या करूं? अगर मैंने आज यहां सच उगल दिया कि कल मेरी जगह दिया आई थी, तो रुद्रांश सर मुझे और दिया को तो छोड़ेंगे ही नहीं, साथ ही किचन मैनेजमेंट हेड रोमी सर, प्रिया और पूरे किचन स्टाफ की नौकरी एक झटके में चली जाएगी। पूरा किचन खाली हो जाएगा। माया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह रुद्रांश और आर्यन के सामने खड़ी कांप रही थी और उसकी जुबान पर जैसे ताला लग चुका था। सच बोलना यानी पूरे स्टाफ की मौत, और झूठ बोलना यानी खुद सूली पर चढ़ना। रुद्रांश की आंखों में साक्षात यमराज का साया मंडराते देख माया का पूरा बदन पसीने से भीग गया। वह ज्यादा देर झूठ नहीं टिक पाई। उसने थरथराते होंठों से सच उगलते हुए कहा, एस सर, वो मेरी दोस्त है।
कल मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैंने अपनी मदद के लिए उसे अपनी जगह भेज दिया था। यह सुनते ही रुद्रांश के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान तैर गई। उसकी आंखों की लाली और बढ़ गई। उसने अपनी भारी नजरों से आर्यन की तरफ देखा और उसे तुरंत उस लड़की को यहां बुलाने का तीखा इशारा किया। आर्यन तुरंत आगे बढ़ा और माया के हाथ पर झपटते हुए कड़क आवाज में बोला, कॉल करो उसे, इसी वक्त फोन लगाओ और उसे तुरंत इसी केबिन में बुलाओ। माया ने रोते हुए कांपती उंगलियों से अपना फोन निकाला और तुरंत दिया का नंबर डायल कर दिया। उधर घर पर रात भर से जाग रही दिया बिस्तर पर बैठी बस रो रही थी और भगवान से दुआ मांग रही थी। तभी अचानक उसके फोन की स्क्रीन चमकी। माया कॉलिंग। माया का नाम देखते ही दिया के चेहरे पर एक पल के लिए खुशी दौड़ गई। वह रात भर से उसे कॉल कर रही थी। उसने तुरंत झटके से फोन उठाया। हेलो माया, तू कहाँ है यार? कल तू अचानक कहाँ भाग? पर अगले ही पल फोन के दूसरे छोर से दिया को कुछ भी पूछने का मौका दिए बिना माया ने रोते हुए और बेहद डरी हुई आवाज में सिर्फ इतना कहा, दिया, तुम तुरंत इसी वक्त द आर्तीन एम्पायर के 10वें फ्लोर पर R1 रूम में आ जाओ, प्लीज जल्दी आओ। और इसके साथ ही फोन कट गया। दिया फोन को हाथ